हेलो दोस्तों, मैं विकास दुबे राष्ट्रीय लक्ष्य अकेडमी से आज आप लोगों को हिंदी भाषा में टॉपिक पढ़ाऊंगा सर्वनाम। लेकिन सर्वनाम पढ़ने के पहले देखिए, जितने भी लोग सफलता प्राप्त करते हैं किसी एग्जाम में, कहीं ना कहीं पहले वो असफलता की राह में भटक जाते हैं, लेकिन फिर भी वो लगातार संघर्ष करते रहते हैं और एक दिन उनको सफलता प्राप्त होती है। यदि आपको भी सफलता प्राप्त करना है तो हमारे इस पसंद चैनल लक्ष्य एकेडमी में आप निरंतर जुड़े रहिए। हम दावा करते हैं कि एक दिन आपको सफलता मिलेगी। चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं। ये हमारा सर्वनाम है। सर्वनाम में देखिए, सर्वनाम की एक जो सरल परिभाषा है, सर्वनाम है क्या? तो सब नामों के बदले जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जैसे हम कहते हैं कि सचिन इधर आओ, तो अब सचिन ना कह के आप इधर आओ, तुम इधर आओ, अर्थात उसके नाम के बदले जो शब्द हम प्रयोग में लाते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम की परिभाषा है, सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। अर्थात किसी भी नाम के बदले जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, इसके जो शब्द हैं सर्वनाम जो हमारे कहलाते हैं वो है मैं, तुम, वह, यह इत्यादि शब्द सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। फिर सर्वनाम के अब भेद में चलते हैं। हिंदी में जो सर्वनाम के भेद है वो कितने हैं? 6 हैं। देखिए, सर्वनाम के भेद 6 कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ये सर्वनाम के भेद हो गए 6। लेकिन कभी कभी प्रश्न आता है कि सर्वनामों की संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों, हिंदी में जो सर्वनामों की संख्या है वो मानी गई है 11। 11 कौन कौन सी है? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये हिंदी में सर्वनामों की संख्या हो गई। कई बार प्रश्न आता है कि हिंदी में सर्वनाम है, हम ऑप्शन में दिया रहता है पहले 6, फिर सेकंड में रहता है 11, 9 और 10, तो हम लगा देते हैं 6, लेकिन ये गलत है। जो सर्वनामों की संख्या मानी गई है सर्वनाम है वो 11 है। सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। यदि प्रश्न में आता है कि सर्वनाम के भेद कितने हैं, तब हमें 6 लगाना है। और सर्वनाम की जो संख्या मानी गई है वो है 11। अब ये देखिए, सर्वनाम के जब भेद में हम चलेंगे तो 6 हैं। 6 में पहला है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुषों के नाम के बदले, संज्ञाओं के नाम के बदले जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। अर्थात इसमें स्त्री और पुरुष दोनों को सम्मिलित किया गया है। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 वर्गों में बांटा गया है: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं: उत्तम, मध्यम और अन्य। अर्थात जो बात को प्रारंभ करता है, शुरुआत करता है, उसे उत्तम कहते हैं। फिर जिससे बात की जाती है वो होता है मध्यम होता है, और जिसके बारे में चर्चा की जाती है वो अन्य पुरुष होता है। तो दोस्तों, इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए, जो सर्वनाम के अभी हम भेद पढ़ रहे थे उनमें पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 वर्गों में बांटा गया है। इसमें किस किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? देखिए, उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है मैं और हम। मध्यम में आएगा तू, तुम, आप, और अन्य में आता है वह, वे, यह, ये हमारे आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में। अब देखिए, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि छात्रों, आज मैं आप लोगों को गांधी जी के बारे में बताऊंगा। वे हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। तो यहाँ छात्रों, आज मैं आप लोगों को, मैं यहाँ हो जाएगा उत्तम पुरुष, और आप लोगों को आप हो जाएंगे क्या? मध्यम पुरुष। और गांधी जी के बारे में बताऊंगा, वे हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। तो गांधी जी वे मतलब होता है अन्य पुरुष। गांधी जी यहाँ हो जाएंगे अन्य पुरुष। एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए, कई बार परीक्षाओं में यह भी पूछा गया है, जैसे उदाहरण में आ जाता है कि अध्यापक ने छात्रों को लक्ष्मीबाई के बारे में बताया। अब इसमें पूछ लेगा उत्तम पुरुष कौन है। उत्तम पुरुष में कौन आएंगे? बात को चर्चा चर्चा करने वाले, तो अध्यापक हो जाएंगे। मध्यम में कौन हो जाएंगे? किनसे चर्चा की जा रही है? छात्र से, तो छात्र हो जाएगा मध्यम। और अन्य, अन्य में आ जाएंगी लक्ष्मीबाई, वे हमारे देश की वीरांगना है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न आता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों,
तो इसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष 3 वर्गों में बांटा गया है। कभी कभी प्रश्न आता है कि उत्तम पुरुष के अंतर्गत किनको सम्मिलित किया जाता है। उत्तम पुरुष में आएंगे लेखक और वक्ता, अर्थात जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, जिनकी रचनाएं हम पढ़ रहे हैं, वो जिनके भाषण को हम सुन रहे हैं, तो जिनके भाषण को सुनेंगे वो हमारे वक्ता हो जाएंगे, और जिनकी पुस्तकों को हम पढ़ेंगे वो लेखक हो जाएंगे। तो ये सब आएंगे उत्तम पुरुष में। मध्यम पुरुष में आएंगे जिनसे हम जो इसे पढ़ रहे हैं, अर्थात जिनसे चर्चा की जा रही है, वो आएंगे मध्यम में, और जिनके बारे में उसमें बताया जा रहा है वो आपका आएगा अन्य पुरुष में। जैसे हम बात किए कि मान लीजिए आज आप अध्यापक ने छात्रों को विवेकानंद जी के बारे में बताया, तो अध्यापक हो जाएंगे कौन? उत्तम पुरुष, और छात्र हो जाएंगे मध्यम पुरुष। और किनके बारे में बताया गया दोस्तों? विवेकानंद जी के बारे में, तो विवेकानंद जी हो जाएंगे अन्य पुरुष। इस तरह से ये आपका प्रश्न आता है। इसके बाद दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे, जो सर्वनाम का दूसरा भेद है वह है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक का मतलब होता है जब वाक्य में बात स्वयं की, खुद की, अपने आप की, खुद की, स्वतः की जाती है, वहां निजवाचक सर्वनाम का प्रतीक होता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। निजवाचक का जो सर्वनाम कहलाता है वह है आप। देखिए, निजवाचक का जो प्रतीक आप माना गया है उसमें किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, जैसे निज मतलब स्वयं, निजवाचक का प्रयोग आप किसी संज्ञा या सर्वनाम के अवधारण के लिए होता है। जैसे मैं आप ही चला जाऊंगा, यह कार्य मैं आप ही कर लूंगा, मैं स्वतः चला जाऊंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा। तो दोस्तों, जब चर्चा स्वयं की हो, खुद की हो, किसी काम को करने की स्वतः हो जाए चर्चा, उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे हम कहेंगे आप भला तो जग भला, अर्थात यदि हमारा भला हो गया तो जग का भला हो गया। यह कार्य मैं आप मतलब खुद कर लूंगा, स्वतः की बात आ रही है, इसलिए यहाँ होता है निजवाचक सर्वनाम। दोस्तों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। निजवाचक के बाद आएगा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसी संज्ञा के, किसी वस्तु के निश्चितता का बोध कराता है। जहां ये होता है कि यहाँ एक निश्चित धारणा होगी, वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए रोटी मत खाओ क्योंकि वह क्या है? जली है। इसका प्रतीक जो माना गया है यह और वह। रोटी हमें नहीं खाना है क्योंकि वह क्या हो गई है? जल गई है, तो वह आ गया। वह मतलब किसी भी निश्चितता का बोध करा रहा है, ठीक है। फिर यह पुस्तक मेरी है, तो यह बता रहा है, यह भी निश्चय है। तो यह और वह जो सर्वनाम है ये किसी संज्ञा के निश्चित होने का बोध करा रहे हैं, इसलिए यहाँ होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसी के आगे जब हम बढ़ेंगे तो अनिश्चयवाचक का मतलब होता है जहां किसी सर्वनाम के निश्चित होने का बोध ना हो। जैसे मान लीजिए आ गया कि घर के बाहर कोई खड़ा है। अब कोई खड़ा है, भैया खड़े हैं, पापा खड़े हैं, मामा खड़े हैं, चाचा खड़े हैं, ये हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए यहाँ होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कौन, क्या, कोई, ये सब आते हैं। जैसे मान लीजिए आ गया दाल में कुछ काला है, तो कुछ काला है। अब ये क्लियर नहीं है कि क्या काला है। अब ये भी हम कह सकते हैं कि जैसे हमें कुछ खाना है, क्या खाना है ये निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके जो सर्वनाम है वो है कोई, कुछ। जैसे ऐसा ना हो कि कोई आ जाए। देखिए दोस्तों, भाई भाई आपस में बात कर रहे हैं, कोई प्लानिंग बना रहे हैं, तो छोटा भाई बड़े भाई से कहता है कि देखो ऐसा ना हो कि कोई यहाँ आ जाए। कोई मतलब कोई में पिताजी भी आ सकते हैं, कोई अन्य नागरिक भी आ सकता है, इसलिए यहाँ होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ रहे हैं संबंधवाचक। देखिए, एक सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम के साथ जहां संबंध स्थापित होता है उसे कहते हैं कौन सा सर्वनाम? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में दोनों सर्वनाम एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। कैसे रहते हैं? जैसे देखिए, जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो आया है सो जाएगा, अर्थात जो आया है इस धरती में वो एक दिन जाएगा, इसलिए आने का संबंध किससे है? जाने से है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसी करनी वैसी भरनी, आप जैसा काम करोगे वैसा ही आपको परिणाम मिलेगा। जो आया है सो जाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोओगे सो काटोगे,
ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात एक दूसरे से संबंधित रहते हैं, इसलिए इनको संबंधवाचक सर्वनाम कहा गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमारा आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न करने के लिए प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। इसके जो सर्वनाम है वो है हमारे कौन और क्या। प्रायः जब सामने वाले व्यक्ति से क्वेश्चन किया जाता है, क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, वहां होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे पिताजी कह रहे हैं कि सीता तुम क्या खा रही हो, क्वेश्चन किया गया है। राम कहाँ जा रहे हो, राम तुम क्या कर रहे हो, और प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा होता है, वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, कई बार परीक्षाओं में पूछा है कि मान लीजिए आ गया मोदी जी ने मध्य प्रदेश के गरीबों के लिए अमेरिका जैसी योजना चलाई, इसमें उत्तम पुरुष कौन हो जाएंगे, हमारे मोदी जी हो जाएंगे। मध्यम में हमारे कौन आ जाएंगे, हमारे देश के किसान आ जाएंगे, और अन्य में आ जाएंगे अमेरिका जैसी जो योजना चलाई है वे, क्योंकि सक्षम देश के रहने वाले हैं इसलिए उनसे हम तुलना कर रहे हैं, वो आएगा अन्य पुरुष में। कई बार प्रश्न आया है कि पुरुषवाचक सर्वनाम को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 वर्गों में हम पढ़ ही चुके हैं। अब दोस्तों, कई इसमें अक्सर लोगों को डाउट होता है कि जब बात वाक्य में स्वयं, खुद और अपने आप की जाती है, वहां कौन सा सर्वनाम होता है। तो दोस्तों, हमने बात की थी निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक मतलब होता है जब वाक्य में खुद और स्वयं की बात करेंगे, वहां निजवाचक। निजवाचक के ही परिवार में सम्मिलित किया गया, स्वयं को, खुद को, अपने आप को, इस तरह से प्रश्न आता है। तो दोस्तों, अभी हम सर्वनाम का टॉपिक पढ़े। अब देखिए, मूल तौर पर जो क्वेश्चन बनता है, यदि आपसे कोई पूछे सर्वनामों की संख्या कितनी है, तो 11 है, और सर्वनाम के भेद हैं तो 6 है। तो पहला हो गया पुरुषवाचक। पुरुषवाचक को कितने वर्गों में बांटा गया है, 3। कौन कौन से, उत्तम, मध्यम और अन्य। प्रायः प्रश्न यहीं से बनता है। तो धन्यवाद दोस्तों, इसके बाद हम अगले टॉपिक पर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।